नमस्कार क्लास 9 के विद्यार्थीगण। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, जो फिजिक्स का एक चैप्टर है। तो फिजिक्स में जो पहला चैप्टर मोशन से रिलेटेड है, बट यूनिट एंड डायमेंशन आप बोल सकते हो कि ये एक आधार है जो आपको आगे के चैप्टर में चीज़ों को समझने में आपको आसानी देगी, है ना। यानी एक तरह से ये बेस है आपका। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। हेडिंग मैंने दिया हुआ है यूनिट एंड डायमेंशन। शुरुआत तो मैं यूनिट से करना चाहता हूँ, बट उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बतलाना चाहूँगा। इससे भी बेसिक वो क्या है, आपके यहाँ कोई जाएगा, वो पूछेगा आपसे एक ही सवाल, क्या पढ़ रहे हो? आप बोलोगे फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है? साइंस होता है। तो वो बोलेगा साइंस क्या है ना। जनरल सवाल यही ना है कि साइंस क्या होता है। तो आप बोलो कि साइंस जो है एक प्रकार का वर्ड है, लॉजिकल है, वर्ड है ना। और कैसा वर्ड है भैया? कहाँ से लाया गया है? किस वर्ड से लाया गया है इसको? तो लैटिन वर्ड से इसको लाया गया है। और लैटिन वर्ड कौन सा? तो आपका जवाब क्या होगा कि लैटिन वर्ड वो जो है वो है आपका सैंटिया। फिर अगला सवाल आएगा उधर से कि सैंटिया ही क्यों? तो आपको जवाब देना है कि सैंटिया का मतलब होता है टू नो, यानी किसी भी चीज़ को जानना। और साइंस का मतलब बेसिकली यही होता है कि जो चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही हैं उसके बारे में हम क्या कर सकें, जान सकें। तो इसीलिए साइंस जो है नाम पड़ा। और साइंस कहाँ से आया? लैटिन वर्ड सैंटिया। सैंटिया क्यों चुना गया? क्योंकि इसका मतलब टू नो होता है, और साइंस का एक्चुअल मीनिंग तो यही होता है रियल लाइफ में भी। इसको संस्कृत में या हिंदी में, इन संस्कृत में इसको कहा जाता है साइंस को। भले लिखा हुआ है यहाँ पर विज्ञान, लेकिन विज्ञान पढ़ा जाता है। विज्ञान, विज्ञान नहीं, विज्ञान। तो संस्कृत वर्ड जो है विज्ञान है। अरेबिक वर्ड जो है, अरब में साइंस को ही लोग बोलते हैं कि आपको प्राप्त हो गया क्या? इल्म, है ना। और इन दोनों का एक ही मतलब है क्या? एक तरह से क्या करना? नॉलेज गेन करना। ठीक है, नॉलेज गेन करना। आई बात समझ में? तो सबका तो मतलब वही है ना। साइंस का मतलब टू नो, है ना। संस्कृत में उसको विज्ञान कहा जाता है, उसका मतलब नॉलेज। नो से नॉलेज हो गया, किसी भी चीज़ के बारे में जान गए तो आपके पास नॉलेज हो गया। इतना क्लियर हो गया। अभी अगला सवाल जो आएगा किसी सामने वाले से कि भैया आप बतलाओ, साइंस का के बारे में बतलाया तो कि ये कहाँ से आया है, बट साइंस एक्चुअल में उसका डिफिनीशन बतलाओ। तो साइंस का डिफिनीशन आपसे पूछेगा, तो साइंस का डिफिनीशन आपको देना पड़ेगा। क्या बोलोगे इसका डिफिनीशन में? कि द नॉलेज, अभी तो जाना ना कि नॉलेज को बोलते हैं। तो जो नॉलेज हम प्राप्त करते हैं उस नॉलेज को साइंस कहा जाता है। जो कहाँ से प्राप्त होता है? विच ह्यूमंस, जो मनुष्य प्राप्त करते हैं, ह्यूमंस हैव गेन्ड, प्राप्त करते हैं, थ्रू यानी के द्वारा। किसके द्वारा ये आपको ज्ञान मिलता है? तो ये मिलता है आपको ज्ञान ऑब्जर्वेशन के द्वारा, है ना। और किसके द्वारा? तो आपको मिलता है ये ज्ञान एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है। तो पहले ज़माने में जब हमारे पास टूल्स नहीं थे, हमारे पास, है ना, किसी भी प्रैक्टिकल को करने के लिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपके पास टूल्स होना ज़रूरी है। जैसे अब सिंपल सी बात है, अभी हर एक स्कूल में लैब होता है, लैब में लैब जाकर करा जाता है ना। तो वो क्या हुआ? एक्सपेरिमेंटली आपको प्रूफ करके बतलाया जाता है। लेकिन पहले लोगों के पास वैसा कुछ था नहीं, लैब सिस्टम था नहीं, उनके पास वैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था, उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं था, टेलीस्कोप नहीं था, है ना। तो उन्होंने सिर्फ एक सहारा लिया ऑब्जर्वेशन का, है ना। वो चीज़ों को लगातार देखते थे और वो एक पैटर्न को फॉलो करते थे। उनको देखने में लगता था कि ये जो है सामने, ये कोई पैटर्न पर काम कर रहा है, और उसी पैटर्न को वो रूल बना देते थे और नाम दे देते थे कि भैया ये एक रूल पे काम कर रहा है। जैसे इंडिया में विशेषतः जितने भी ऑब्जर्वर हुए बहुत बड़े बड़े, है ना, उन्होंने बहुत पहले बतला दिया कि सन जो है वो रुका हुआ है, उसके चारों तरफ अर्थ मूव कर रहा है ना। और इसी कारण से दिन और रात होते हैं, या बहुत सारा एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो वैसी चीज़ें जो हमको एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलती हैं
है ना, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पहले आप ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें पता कर लेते हो। इन दोनों में फ़र्क बस यही है कि ऑब्जर्वेशन में आप कंफर्म नहीं होते हो कि सही है या गलत, एक्सपेरिमेंट आपको ये बतला देता है कि आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है वो आपका सही है या गलत, सिंपल सा। तो साइंस का डिफिनीशन में कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिएगा साइंस में पढ़ना क्या होता है। तो साइंस में आपको पढ़ना होता है दो चीज़ें, है ना, इसके दो ब्रांच मतलब हो गए, एक हो गया फिजिकल साइंस और एक हो जाएगा इसका बायोलॉजिकल साइंस। तो दो चीज़ें आपको पढ़नी है साइंस में, एक है फिजिकल और दूसरा है बायोलॉजिकल। चलिए चर्चा कर लेते हैं कि ये दोनों ब्रांच हमको क्या सिखाता है। तो जो पहला ब्रांच है जिसे फिजिक्स आया है, देखो फिजिकल से फिजिक्स, तो पहले ब्रांच फिजिकल के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल साइंस के बारे में। कैसा है? ए ब्रांच ऑफ क्या? साइंस, साइंस का एक ब्रांच है। अरे बोलो ना यस और नॉट। इन विच, जिसमें पढ़ा जाता है, इन विच वी डील्स, हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, बातें करते हैं। किसके बारे में? अबाउट मतलब के बारे में। तो फिजिकल साइंस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? नॉन लिविंग थिंग के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो इस तरह के ब्रांच को कहा जाता है फिजिकल साइंस। एग्जाम्पल में अगर आप लोगे तो आप जो पढ़ोगे अभी वो क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स जो है वो एक फिजिकल साइंस का उदाहरण है। रीजन अगर कोई पूछे तो आप बतलाओ। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? लाइट के बारे में और किसके बारे में? साउंड के बारे में। कोई भी लिविंग थोड़ी है, ये सब एक तरह से कैटेगराइज कर दिया जाएगा। नॉन लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड चीज़ें मैक्सिममली है ये, ठीक है ना। तो नॉन लिविंग थिंग, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स के बाद आपको क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के बारे में भी इसी में पढ़ना है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है आपको? केमिस्ट्री में आपको पढ़ना होता है केमिकल्स के बारे में। अब केमिकल्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग है ना। H2SO4 ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना होता है नॉन लिविंग थिंग के बारे में। और भी बहुत सारे हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में आपको पढ़ाया जाता है किन के बारे में? सन के बारे में, मून के बारे में, है ना। प्लैनेट्स 8 हैं, 9th पहले था, कौन था? प्लूटो, क्यों उसको हटाया गया? इन सब पे चर्चाएं जो है वो एस्ट्रोनॉमी में होती है। उसके बाद एक और ब्रांच बता देता हूँ, जियोग्राफी, है ना। इसीलिए सोशल साइंस कहा जाता है ना इसको। जियोग्राफी किस में पढ़ाया जाता है बताओ? सोशल साइंस में, क्योंकि एक भी प्रकार का साइंस है। और इसमें हमको किसके बारे में पढ़ना होता है? लेक्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, इन सब के बारे में। तो डैट मीन्स ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। कोई दिक्कत यहाँ तक? सिंपल सा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल के बाद अगला जो है वो है आपका बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में क्या पढ़ना होता है ना। ए ब्रांच ऑफ साइंस, एक शाखा साइंस की, इन विच जिसमें क्या पढ़ा जाता है? वी डील्स हम लोग पढ़ते हैं अबाउट के बारे में। किसके बारे में? तो लिविंग थिंग के बारे में, यानी जिसमें जीवन होता है। तो जीवन वाले को बायोलॉजिकल, जिसमें जीवन नहीं है उनको फिजिकल। आसान तो है। एग्जाम्पल में इसमें क्या आ जाएगा? बोटैनी। बोटैनी एगो ब्रांच हो गया। ब्रांच में भी ब्रांच, क्योंकि बहुत बड़ा है ना। तो अगर हम खाली बायोलॉजिकल साइंस को बनाते हैं, उसी में सब पढ़ते तो नहीं पढ़ पाएंगे ना, बहुत बड़ा ये ब्रांच है। तो बोटैनी अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया। बोटैनी में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, है ना। और उसके बाद जूलॉजी, देखो जू चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में रहते हैं कौन? एनिमल्स। तो जूलॉजी में क्या पढ़ेंगे हम? किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में। याद हो गया आसानी से। और कोई एक आध ब्रांच का नाम जिसमें आपको पढ़ना होता है? फोरेंसिक साइंस जो होता है ना, वो आपका बायोलॉजिकल साइंस में ही आता है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना होता है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट किसका होता है बताइए? फिंगरप्रिंट एनिमल्स का तो नहीं कहेंगे, ह्यूमंस का फिंगरप्रिंट होता है ना। CID आपने देखा होगा, किसी भी क्राइम को
में मतलब सोल्व करने में फिंगरप्रिंट का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वहाँ पर किसी न किसी क्रिमिनल का फिंगरप्रिंट छूट जाता है। बहुत बार क्रिमिनल जो है वो इसका फ़ायदा भी उठाता है, वो किसी को फंसाने के लिए भी इसका यूज़ करता है फिंगरप्रिंट का, है ना। या आपने नाम सुना होगा डीएनए, तो डीएनए की भी जांच जो है वो जिस ब्रांच में होती है उसको बोला जाता है फॉरेंसिक साइंस। कोई दिक्कत है आपको, है ना। या ब्लड से रिलेटेड, यहाँ तक परेशानी अगर आपको है तो बोलिए। तो इतना तो हमने जान लिया कि दो ब्रांच मेनली है, एक फिजिकल एक बायोलॉजिकल, और दोनों में क्या क्या पढ़ना है ये हमने जान लिया। लेकिन तत्काल हम पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक या कौन सा ब्रांच, यानी ब्रांच में भी एक ब्रांच, और वो है आपका फिजिकल ब्रांच या फिजिकल साइंस का एक ब्रांच जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स, जिसको भौतिकी कहा जाता है। तो ये भी एक प्रकार का वर्ड है, बट ये कैसा वर्ड है, ये है आपका ग्रीक वर्ड। कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। कौन सा ग्रीक वर्ड, तो वो है आपका फ्यूसिस। और क्यों उसको चुना गया, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है बतलाइए, नेचर, है ना। अब फिजिक्स में कौन सी पढ़ा जाता है, नेचर के बारे में ना, इसीलिए इस वर्ड को चुना गया है। ठीक है, संस्कृत में फिजिक्स को क्या कहा जाता है, भौतिकी, ये तो पता ही होगा। अब फिजिक्स को डिफाइन कर देते हैं, ए ब्रांच ऑफ कौन सा साइंस, फिजिकल साइंस। ए ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच, जिसमें, वी डील्स, ये स्टार्टिंग सबका सेम होता है, तो ये तो बड़ा आसान है, विच वी डील्स अबाउट, और किसके बारे में पढ़ते हैं इसमें, है ना, नॉन लिविंग थिंग, या आप इसको ऐसे करो, इन विच वी डील्स अबाउट नेचर। हम किसके बारे में पढ़ते हैं, नेचर के बारे में, बिकॉज फिजिक्स का मतलब नेचर होता है, तो नेचर से रिलेटेड सारा चीज। एंड नेचुरल फेनोमेनन, नेचुरल फेनोमेनन यानी नेचर में जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में, है ना। जैसे लाइट जा करके किसी ग्लास से टकराकर वापस लौट के आता है, तो जिस ब्रांच में हमको बतलाया जाता है दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। नेचुरल फेनोमेनन वही हुआ, रिफ्लेक्शन करना, है ना। अर्थ चारों तरफ चक्कर लगाता है सन के, क्यों लगाता है, इस पर चर्चा जो है वो जिस ब्रांच में होती है दैट इज कॉल्ड, भैया आपका क्या हो गया, ऐसे तो एस्ट्रोनॉमी हो गया, बट जनरली वो नेचुरल फेनोमेना है, तो उसको फिजिक्स में भी लिया जाता है। ठीक है ना, उसको फिजिक्स में भी लिया जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो ये था बेसिक आपका। फिर अगले वीडियो में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी से शुरू करेंगे, क्योंकि वही मेन है, और वहाँ से फिर हम यूनिट पे जाएंगे और फिर उसके बाद डायमेंशन पर। ठीक है।